हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री जो आर एस शर्मा द्वारा लिखी हुई है उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 और आज का टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ और जो धर्म एक समय में इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था हिंदुस्तान में, उसका पूरी तरीके से खात्मा हो गया। ठीक है, तो उन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर आज का डिस्कशन हम करेंगे। तो दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन सीरीज ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग आई सोशल चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ। उसमें पहला जो पॉइंट है, परवर्जन विद इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। परवर्जन विद इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन यानी कि बुद्धिज्म जो धर्म काफी आगे ऊपर बढ़ा वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ, क्योंकि बहुत सारे करप्ट प्रैक्टिसेस बुद्धिज्म के अंदर आ गई थी। जो बुद्धिज्म अपने रास्ते से, जो धर्म था वो अपने रास्ते से भटक गया। पहला रीजन है फैक्शनलिज्म। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे सेक्ट्स का जन्म होता गया। जैसे बुद्धिज्म पहले डिवाइड हुआ महायान और हीनयान के बीच में, फिर महायान के बहुत सारे सेक्ट निकले, ठीक है, हीनयान के बहुत सारे सेक्ट निकले, फिर उन सेक्ट से बहुत सारे सेक्ट्स निकले। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा बुद्धिज्म में डिवीजन हो गया कि वो जो यूनिफाइड टीचिंग है बुद्ध की, वो टीचिंग कहीं ना कहीं छुप गई। दूसरा है मटीरियलिज्म एंड करप्शन। हुआ क्या कि धीरे धीरे जितने भी राजा थे वो इतना ज़्यादा डोनेशन देने लगे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को। ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को इतना ज़्यादा डोनेशन देने लगे कि धीरे धीरे इन बुद्धिस्ट मंक्स के पास बहुत पैसा आ गया। जिन मंक्स को भिक्षु का जीवन जीना था, अब वो मंक्स पूरी तरीके से शानो शौकत और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगे। तो इस मटीरियलिज्म और हैवी डोनेशन से धीरे धीरे जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का जो मेन गोल था बुद्धिज्म की टीचिंग्स को स्प्रेड करने का, वो गोल कहीं पीछे छूट गया। वो गोल कहीं पीछे छूट गया और ये एक बहुत बड़ा कारण बना बुद्धिज्म के डिक्लाइन का। अब बात ये आती है कि राजा इतना ज़्यादा डोनेशन दे क्यों रहे थे। तो होता यूं था कि जो भी राजा बाहरी, बेसिकली अगर आप पोस्ट मॉडर्न पीरियड में देखें तो बहुत सारे फॉरेन राजाओं ने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया, जिसमें शकास, कुषाण, पार्थियंस, ठीक है, पहलवाज, नो पार्थियन पहलवाज तो खैर सेम ही है, इंडो बैक्ट्रियन। तो ऐसे बहुत सारे फॉरेनर रूलर्स इंडिया में आने लगे। और चूंकि उस टाइम पे बुद्धिज्म सबसे पॉपुलर रिलीजन था, तो उनको लगा कि अगर वो बुद्धिज्म को पैटर्नाइज करेंगे तो जनता उनका साथ देगी, पीपल विल एक्सेप्ट देयर रूल रीडली, ईजिली। तो इस वजह से इन्होंने भर भर के दान बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को देना शुरू किया। और जब इतना ज़्यादा पैसा आया तो धीरे धीरे ये जो मंक है भोग विलासता के जीवन में फंसते चले गए। अगला है इंट्रोडक्शन ऑफ विमेन इन संघ। तो खैर स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो गौतम बुद्ध ने औरतों को नहीं अलाउ किया था बुद्धिस्ट संघ में, लेकिन गौतम बुद्ध के बहुत फेवरेट डिसाइपल थे जिनका नाम था आनंद। आनंद ने काफ़ी ज़्यादा गौतम बुद्ध को इंसिस्ट किया कि भाई विमेन शुड ऑल्सो बी अलाउड इन बुद्धिस्ट संघ। खैर आनंद के कहने पे बुद्ध मान तो गए, लेकिन बुद्ध ने अलाउ करते समय एक बात कही कि अगर औरतें मेरे धर्म में या बुद्धिस्ट संघ में नहीं होंगी तो मेरा धर्म 1000 साल तक चलेगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा धर्म शायद 500 साल भी ना टिक पाए। तो बुद्ध ने अलाउ तो किया, बट विथ अ नोट ऑफ कॉशन। अब हुआ क्या कि जब औरतें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में आने लगी तो धीरे धीरे जो बुद्धिस्ट मंक थे उनका जो ध्यान है वो धर्म से हटके पारिवारिक जीवन की तरफ केंद्रित होता चला गया। ना, ऐसा कि आप बेसिकली जो है किसी से आपका मोह हो गया, किसी फीमेल भिक्षुनी से, तो अब आप साधु का जीवन तो बिता नहीं सकते, आपको एक फिर पारिवारिक जीवन जो है आप उसके बारे में सोचेंगे। तो ये सारे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये ऐसी सिचुएशन रही होगी जिसकी वजह से जो मेन गोल था बुद्धिस्ट संघ का मेन गोल था
कि भाई इसमें बहुत सारे बुद्धिस्ट भिक्षु होंगे जिनका काम होगा भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना, और जो है अपने जीवन के टाइम पर वो बुद्ध की जो भी टीचिंग्स हैं, जो भी शिक्षा है, उसको जनमानस में, जनता के बीच में फैलाने का काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे फिर ये बुद्धिस्ट मंक जो है शादी करके सेटल होने लगे, एक गृहस्थ जीवन अपनाने लगे। फिर डाइल्यूशन ऑफ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ बुद्धिज्म। तो स्टार्टिंग में देखेंगे बुद्धिज्म ने एक तरीके से ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म का एक ऑल्टरनेटिव दिया था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि बुद्धिज्म के अंदर भी ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म की प्रैक्टिसेस धीरे धीरे आने लगी, जैसे कि रिचुअल्स, जैसे कि यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है, जैसे कि ऑर्थोडॉक्सी, जैसे कि आइडल वर्शिप, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है जो ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म की हुआ करती थी वो धीरे धीरे बुद्धिज्म में भी आने लगी, ठीक है। और जो मेन वजह थी बुद्धिज्म के पॉपुलर होने की, मेन वजह क्या थी कि बुद्धिज्म ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म के उलट एक नए आइडियाज को प्रमोट कर रहा था, एक ऑल्टरनेटिव, एक ऑप्शन दे रहा था लोगों को। क्योंकि ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म ऑर्थोडॉक्स था, रिचुअलिस्टिक था, संस्कृत भाषा का इस्तेमाल, ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से लोग ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म को छोड़ के बुद्धिज्म की तरफ आ रहे थे। लेकिन अब बुद्धिज्म में भी वही सारी चीजें धीरे धीरे आने लगी। तो जो फर्क था, जो बाउंड्री थी बिटवीन ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, वो बाउंड्री धीरे धीरे मिटती चली गई, ठीक है। जो ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के बीच की जो बाउंड्री थी वो बाउंड्री धीरे धीरे डाइल्यूट होती चली गई, ठीक है। अगला है रीजन रिफॉर्मेशन विद इन हिंदुइज्म। धीरे धीरे अगर आप देखें तो 300 एडी आते आते हिंदुइज्म ने अपने आप को रिफॉर्म करना शुरू किया। पहला रिफॉर्म उन्होंने किया कि औरतों और शूद्रों को भी वेद पढ़ने की आज़ादी दी और मोक्ष प्राप्त करने की। अभी तक औरतों और शूद्रों को वेद पढ़ने की आज़ादी नहीं दी गई थी। दूसरा, अगर आप देखें अलवर और नैनार संत साउथ इंडिया में अराउंड 6th सेंचुरी एडी में इन्होंने भक्ति मूवमेंट की शुरुआत करी। भक्ति मूवमेंट का मतलब है कि इस तरीके से इन्होंने धर्म को सिंप्लीफाई किया, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल भाषा को प्रमोट किया, इन्होंने इक्वालिटी की बात करी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हिंदू धर्म में भी आने लगी। तो अलवर और नैनार संतों ने भी हिंदुइज्म के एक तरीके से रिवाइवल का काम किया। फिर आते हैं शंकराचार्य ने भी हिंदुइज्म को प्रमोट किया। हिंदुइज्म के अंदर जो भी ऑर्थोडॉक्सी थी, जो इल प्रैक्टिसेस थी, उसको हटाने का काम किया शंकराचार्य ने, ठीक है। तो धीरे धीरे जहां पर बुद्धिज्म नीचे उठ रहा था, उसी सेम समय पर हिंदुइज्म अपने अंदर की जो गलतियां थी, जो गड़बड़ चीज़ें थी, जो बेकार चीज़ें थी, जिसकी वजह से लोग हिंदुइज्म छोड़ के बुद्धिज्म में जा रहे थे, उन सब चीज़ों को हिंदुइज्म ने धीरे धीरे सही करना शुरू किया। फिर भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है और फिर पुराणिक हिंदुइज्म आता है। इसने भी हिंदुइज्म को प्रमोट करने का काम किया, ठीक है। पुराणिक हिंदुइज्म पुराणों के हिसाब से ज़्यादा पुराण जो है रिचुअल्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। पुराण जो है थोड़े सिंपल हैं। पुराण बेसिकली डायरेक्ट वर्शिप की बात करते हैं, ठीक है। पुराण डायरेक्ट वर्शिप की बात करते हैं। तो जब ये भक्ति मूवमेंट और पुराणिक हिंदुइज्म का जन्म हुआ, ये सब का जन्म लगभग आप मान सकते हैं कि 300-400 एडी में गुप्ता पीरियड में हुआ। तो इसने भी हिंदुइज्म को प्रमोट करने का काम किया, ठीक है। फिर अगला रीजन है एसिमिलेशन ऑफ बुद्धिस्ट कंसेप्ट। तो बुद्धिज्म के जो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, जैसे कि अहिंसा, कर्म का फिलॉसफी, मेडिटेशन, योग, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हिंदुइज्म ने अडॉप्ट करनी शुरू कर दी, और जिसकी वजह से जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर था बुद्धिज्म का वो धीरे धीरे ब्लर होता चला गया। तो जिस वजह से लोग हिंदुइज्म छोड़ के बुद्धिज्म की तरफ जा रहे थे, वो वजह ही नहीं रही, ठीक है। अब वो वजह ही नहीं रही। अगला जो इंपॉर्टेंट रीजन है डिक्लाइन ऑफ रॉयल पैटर्नेज, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, इन राजाओं को अगर हम छोड़ दें तो मोस्टली
पोस्ट मॉडर्न पीरियड के जितने भी राजा हैं, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के जितने भी राजा हैं, जैसे चाहे गुप्ता रूलर्स हों, चाहे शुंगाज हों, चाहे सतवाहनाज हों, चाहे पल्लवाज हों, चाहे चोलाज हों, चाहे बाद की जो हिंदू डायनेस्टीज़ हों, होयसालाज हो गए, होयसालाज हो गए, चाहे गुर्जर प्रतिहाराज हो गए, ठीक है, इन सब लोगों ने, ठीक है, इन सब लोगों ने ब्राह्मणिज्म और वैष्णविज्म को पैटर्नाइज किया। तो जहां पर अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया था, बाद के राजाओं ने ब्राह्मणिज्म या ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म को पैटर्नाइज किया। फिर लास्ट में राजपूत किंगडम का राइज होता है, ठीक है, राइज ऑफ राजपूत किंगडम, जिन्होंने बेसिकली नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को प्रमोट किया, ठीक है, नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को पैटर्नाइज किया। चौथा रीजन है अर्बन डिक्लाइन। अगर देखा जाए, बुद्धिज्म के उठने का सबसे बड़ा कारण था अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन और ट्रेड रूट्स, ठीक है, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहा था, प्लस मर्चेंट्स जो है, यानी कि जो वैश्य है, वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो रहे थे, ठीक है, फिर इन ट्रेड रूट्स के माध्यम से धर्म फैल रहा था। तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ने की वजह से जो वैश्य कम्युनिटी है काफ़ी ज़्यादा अमीर हुई, और इन लोगों ने बुद्धिज़्म को अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज के दम पर बुद्धिज़्म को पॉपुलराइज करने का काम किया। ठीक उसी समय पर जितने भी ये ट्रेड रूट्स थे, उनके माध्यम से बुद्धिज़्म के फ्लरिश होने का, बुद्धिज़्म के दुनिया भर के कोने कोने में फैलने का काम किया, क्योंकि इन ट्रेड रूट्स के माध्यम से ही जितने भी ट्रेडर्स थे या बुद्धिस्ट मंक्स थे, वो ट्रैवल करते थे और बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी को दूर दूर तक पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन जब गुप्ता पीरियड में, ठीक है, पोस्ट गुप्ता पीरियड में जब डी अर्बनाइजेशन हुआ, तो उसी के साथ साथ बुद्धिज़्म का भी डिक्लाइन शुरू हुआ, ठीक है, क्योंकि मोनेस्ट्रीज को जो भी पैसा मिल रहा था वैश्यों द्वारा, वो पैसा मिलना कम हो गया। अगला आता है रीज़न कि बेसिकली धीरे धीरे जो बुद्धिज़्म है वो हिंदुस्तान छोड़कर दूसरे देशों में फैलने लगा, जैसे कि श्रीलंका, जैसे कि आपका म्यांमार, जैसे कि आपका साउथ ईस्ट एशिया, तिब्बत, चाइना, जापान, इन देशों में बुद्धिज़्म फैलने लगा, जिसकी वजह से जो फोकस है हिंदुस्तान से हटके दूसरे देशों पर हो गया, ठीक है। तो मिशनरी फोकस शिफ्टेड अवे फ्रॉम इंडिया टू द अदर कंट्रीज, ठीक है। अगला रीजन है फॉरेन इन्वेजन, ठीक है, सॉरी, फॉरेन इन्वेजन इज द नेक्स्ट रीजन। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड आते आते हूणों का इन्वेजन, ठीक है, हूणों का इन्वेजन धीरे धीरे हिंदुस्तान की धरती पर शुरू हो गया। हूण बेसिकली सेंट्रल एशिया के इन्वेडिंग ट्राइब्स थे, जो धीरे धीरे हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करने लगे अराउंड 550 एडी। 550 एडी आते आते हूणों का इन्वेजन हिंदुस्तान के ऊपर इतना बढ़ गया, जिसकी वजह से बहुत सारी डायनेस्टीज़ का डिक्लाइन हुआ, और डायनेस्टीज़ के डिक्लाइन की वजह से रॉयल पैट्रनेज, जो रॉयल पैट्रनेज बुद्धिज़्म को मिलता था, वो भी धीरे धीरे कम हो गया और बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हुआ। और ताबूत की आखिरी कील थी इस्लामिक इन्वेजन। जब हिंदुस्तान में इस्लाम का इन्वेजन हुआ, तो बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, क्योंकि बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ काफ़ी धीरे धीरे हमने देखा था कि काफ़ी रिच हो गई थी ड्यू टू रॉयल पैट्रनेज एंड डोनेशंस। तो काफ़ी ज़्यादा रुपया पैसा इन मोनास्ट्रीज़ के पास था, और ये जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे बेसिकली लुटेरे थे, चोर उचक्के थे। तो चोर उचक्के कहाँ जाएंगे? जहाँ पर माल या जहाँ पर धन होगा। तो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ के ऊपर उन्होंने हमला करना शुरू किया। उसी सीरीज़ में मोहम्मद गौरी का एक आर्मी जनरल था जिसका नाम था बख्तियार खलजी। बख्तियार खलजी ने नालंदा और विक्रमशिला के ऊपर अटैक किया। नालंदा और विक्रमशिला यहाँ पर मौजूद है बिहार में, ये बुद्धिस्ट महाविहारास थे। इसके ऊपर हमला किया और इसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। सारे बुद्धिस्ट मंक्स को मार दिया गया, सारी किताबों को जला दिया गया।
ठीक है। और ये हमला लगभग लगभग 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में हुआ था। और जो उसने बुद्धिज़्म के ऊपर ऐसा हमला किया, ऐसा घाव छोड़ा कि बुद्धिज़्म उस हमले से, उस चोट से कभी उबर नहीं पाया। ठीक है। और धीरे धीरे बुद्धिज़्म कंप्लीटली इंडिया से वैनिश हो गया। तो ये था बुद्धिज़्म के डिक्लाइन की वजह। अब हम कुछ कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ठीक है। बुद्धिज़्म का कंट्रीब्यूशन, तो नॉन मटेरियलिज्म का मतलब होता है कि भाई हमें मटेरियल पोजेशंस नहीं रखने हैं। इन सब सांसारिक जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं हैं, वॉट एवर थिंग्स विच वी हैव, विच आर फिजिकल थिंग्स, फिजिकल पोजेशंस, वो फिजिकल पोजेशंस को हमें नहीं रखना है, उसका लेट गो करना है। तो बेसिकली बुद्धिज्म हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नॉन मटेरियलिस्टिक सोसाइटी। फिर नॉन वायलेंस, एक अगला कंट्रीब्यूशन, इगैलिटेरियन सोसाइटी की समाज में कोई भी अमीर गरीब नहीं होना चाहिए, कोई भी वर्ण का डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी जेंडर का डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन है। फिर बुद्धिज्म ने जानवरों की रक्षा की भी बात कही है। जैसे बुद्धिस्ट एक किताब है सुत्त निपटा, तो सुत्त निपटा ने गाय को अन्नद वन्नद और सुखदा का नाम दिया है। अन्नद वन्नद सुखदा का मतलब है जो हमें हैप्पीनेस देती है, जो हमें खाने पीने को चीज देती है, जो हमें आनंद की अनुभूति कराती है। तो सुत्त निपटा में गाय को अन्नद वन्नद सुखदा देने वाला करार किया गया है, यानी कि कैटल वेल्थ, यानी गायों की रक्षा की बात कही गई है। अगला कंट्रीब्यूशन है सैल्वेशन ऑफ विमेन एंड शूद्र। अभी तक विमेन और शूद्र को मोक्ष के लिए उनको काबिल नहीं बताया गया था कि भाई विमेन और शूद्र मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिज्म ने मोक्ष के दरवाजे, मुक्ति के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। देन प्रमोशन ऑफ लॉजिक एंड रैशनैलिटी। ठीक है। हिंदुस्तान में साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनैलिटी, लॉजिक, इस टाइप के विचार को बुद्धिज्म ने आगे बढ़ाने की बात कही। किसी चीज पर आप पूरी तरीके से अंध विश्वास मत करिए, हर चीज को जांचिए, सोचिए, परखिए, देन यू ट्रस्ट ऑन वॉट एवर इज बीइंग टोल्ड टू यू। देन प्रमोशन ऑफ पाली लैंग्वेज। ठीक है। पाली लैंग्वेज को प्रमोट करने का काम बुद्धिज्म ने किया। आइडल वर्शिप बुद्धिज्म की देन है। हिंदुस्तान में आइडल वर्शिप ही बुद्धिज्म की वजह से आई। फिर गांधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये भी बुद्धिज्म की ही देन है। ठीक है। तो ये सारे कुछ कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज्म के हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन को। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।